इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक जबरदस्त जंग चली। इस जंग के दौरान इजराइल ने ईरान के मुख्य स्थलों को चुन चुनकर टारगेट और निशाना बनाया। जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमले किए, उससे ईरान शुरू से ही ये मानकर चल रहा था कि कोई ना कोई तो है जिसने इन हमलों के लिए इजराइल की अंदर खाने मदद की है। लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर वो कौन है, इजराइल की मदद कर रहा है वो कौन है। तो इसी बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। खबर है कि ईरान पर हमले करने के लिए रूस ने इजराइल की पूरी मदद की। दावा किया जा रहा है कि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली की जानकारी इजराइल को देने से ही ईरान पर इजराइल सटीक हमले करने में कामयाब हो सका। जी हाँ, ईरान और रूस के बीच दशकों पुराने कूटनीतिक रिश्तों में अब दरार आ गई है। दरअसल ईरान के एक शीर्ष अधिकारी मोहम्मद सादर ने रूस पर चौंकाने वाला आरोप लगाया है और खुलासा किया है। सादर, जो कि ईरान की नीति निर्धारण संस्था एक्सपीडिएंसी काउंसिल के सदस्य हैं, उनका कहना है कि 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान रूस ने इजराइल को ईरान की वायु रक्षा प्रणाली और सामरिक ठिकानों की संवेदनशील जानकारी मुहैया कराई। इस सहयोग के चलते इजराइल ने नवंबर 2024 में और उसके बाद कई ईरानी रक्षा ठिकानों को निशाना भी बनाया है। सादर ने ईरान के टेलीविजन चैनल पर दिए इंटरव्यू में दावा किया कि रूस, जिस पर ईरान सालों से भरोसा करता आया है, उसने गुप्त रूप से इजराइल को सैन्य जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इजराइल को ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन, कमजोरियां और रडार कवरेज जैसी जानकारियां मिली, जिससे इजराइल सटीक और जानलेवा हमले कर सका। इस आरोप के बाद ईरानी सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई है। कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने सादर के बयान को अवांछित और विभाजनकारी बताया है। वहीं कई सुधारवादी नेताओं और विश्लेषकों ने इसे बेहद गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी हैशटैग रशिया बैड गाइड ईरान ट्रेंड कर रहा है, जिससे जनता में रूस के प्रति असंतोष झलक रहा है। वहीं मॉस्को की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन रूस के करीबी कूटनीतिक सूत्रों ने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित और बेबुनियाद बताया है। उनका दावा है कि रूस और ईरान की साझेदारी पर सवाल उठाना दोनों देशों के साझा हितों के खिलाफ है। इजराइल की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन ये सच है वह पिछले कई सालों से ईरान की परमाणु और सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। अगर रूस से उसे खुफिया सहायता मिली हो तो ये पश्चिम एशिया की कूटनीतिक तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है। यह घटना केवल एक आरोप नहीं, बल्कि उस भरोसे की नींव को हिला देने वाली है जिस पर ईरान ने अपनी रणनीतिक विदेश नीति खड़ी की थी। सालों से ईरान ने अमेरिका और पश्चिम के विरोध में रूस और चीन को अपने विश्वसनीय सहयोगी के रूप में देखा है, लेकिन सादर का आरोप यह संकेत देता है कि अब तेहरान को अपनी साझेदारियों की पुनः समीक्षा करनी पड़ सकती है। ये मामला ये भी दर्शाता है कि आधुनिक भू राजनीति में दोस्त और दुश्मन की रेखाएं कितनी धुंधली होती जा रही है। यह भी संभव है कि रूस अपने हितों की पूर्ति के लिए दोनों पक्षों से संवाद बनाए हुए है, लेकिन मोहम्मद सादर का यह आरोप ईरान रूस संबंधों के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। अगर यह साबित होता है कि रूस ने जानबूझकर ईरानी खुफिया जानकारियां इजराइल को दी हैं, तो ये न केवल ईरान की विदेश नीति बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के रणनीतिक संतुलन को प्रभावित करेगा। आने वाले दिनों में तेहरान की प्रतिक्रिया और मॉस्को की सफाई ही इस भू राजनीतिक टकराव की दिशा तय करेगी। लेकिन जिस तरीके से सादर ने बड़ा खुलासा किया है, उससे दोनों देशों में खलबली तो जरूर मची होगी। इजराइल ने हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा में भयंकर तबाही मचाई, निहत्थे लोगों को मार डाला और अब इजराइल ने यमन के हूथियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही के दिनों की बात करें तो इजराइल ने यमन पर ताबड़तोड़ हमले तेज किए हैं। खबर है कि राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स ने जोरदार हवाई हमले किए।
हमले उस वक्त किए गए जब हूती नेता अब्दुल मालिक अल हूती लाइव भाषण दे रहे थे। जी हाँ, गुरुवार देर रात यमन की राजधानी सना में आसमान पर इजरायली फाइटर जेट्स मंडरा रहे थे। कुछ ही देर में शहर के कई हिस्सों में तेज धमाकों की आवाजें गूंजी। निशाने पर थे हूती विद्रोहियों के सैन्य शिविर, मिसाइल लॉन्च साइट्स, गोदाम और राष्ट्रपति परिसर। इजरायली सेना का दावा है कि इन हमलों में हूतियों की कम्युनिकेशन प्रणाली भी तबाह कर दी गई। इस हमले की टाइमिंग भी चौंकाने वाली रही। अब्दुल मलिक अल हूती टेलीविजन पर लाइव भाषण दे रहे थे। इजरायल ने इसे एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन बताया है। इस हमले के कुछ ही घंटों बाद इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इस्राइल कैट्स का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि जो इजरायल पर हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। इस बयान ने साफ कर दिया कि इजरायल अब सीमाओं से बाहर जाकर भी हमले करेगा अगर खतरा दिखाई दिया तो। वहीं हूतियों ने इन हमलों को सीधी आक्रामकता बताया है और बदला लेने की धमकी दी है। हूती प्रवक्ताओं ने कहा कि वे इजरायली जहाजों और हितों को निशाना बनाकर जारी रखेंगे, खासकर रेड सी और बाब अल मंडप में। हूतियों का आरोप है कि इजरायल यह हमला गाजा में अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कर रहा है। वहीं ईरान ने भी इस हमले की निंदा की है और हूतियों के साथ एकजुटता दिखाई है। गाजा में जंग पहले ही आपको बता दें उफान पर है। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ तनाव जारी है और अब यमन का नया मोर्चा सवाल उठा रहा है कि क्या इजरायल अब 3 मोर्चों की लड़ाई के लिए तैयार है। वही विशेषज्ञ मानते हैं कि ये घटनाएं पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन फिलहाल हालात काबू में आते नहीं दिखाई दे रहे। हाल ही के दिनों में खासकर आईडीएफ के गाजा अभियान के बाद इजरायल पर हूती हमलों में वृद्धि हुई है। 22 अगस्त को हूतियों ने इजरायल पर एक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल दागी। आईडीएफ ने पुष्टि इसकी खुद की। कई अवरोधन प्रयासों के बाद ड्रोन को आयरन डोम द्वारा मार गिराया गया, ये भी आईडीएफ ने दावा किया। वहीं इन हमलों के जवाब में आईडीएफ ने यमन के राष्ट्रपति भवन, इंधन डिपो और बिजली घरों पर हमला किया। 5 घंटे तक चले लंबी दूरी के अभियान में 10 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने 35 गोला बारूद का इस्तेमाल किया। सबसे दूर का लक्ष्य 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था, जिसके लिए कई बार हवा में ईंधन भरना पड़ा। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक 24 अगस्त को सना में हुए हमलों में कई लोग मारे गए थे। आपको बता दें, हूतियों के बड़े नेताओं को टारगेट करके इजरायल ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया था, लेकिन इजरायल अपने टारगेट में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि हमलों में हूती नेताओं को आज भी नहीं आई और इस हमले में हूती नेता बच निकले, जिससे कहीं न कहीं अब इजरायल का ये जो ऑपरेशन था वो फेल हो गया। लेकिन जिस तरह से ये नई जंग शुरू हुई है उससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इजरायल अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं आक्रामक रणनीति पर है। यमन में हूतियों पर हमला बता रहा है कि इजरायल खतरा कहीं से भी हो उसे खत्म करने की नीति पर चल रहा है। आगे क्या होगा ये मिडिल ईस्ट की दिशा तय करेगी, क्योंकि हूती